जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हम लोगों का चैप्टर का पार्ट 2 यानी इस चैप्टर का ये दूसरा भाग है। पहला भाग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं और इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो जो लोग प्रकाश का परावर्तन वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद जाकर उसे भी देख लेंगे, ठीक है। और ये बेस्ट नोट तैयार किया गया है आपका अपवर्तन के लिए, ठीक है। इससे अधिक आपको और कुछ भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इससे बाहर आपका थियरी से आपके एग्ज़ाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब क्या कहा गया है, मतलब ये है कि अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि पहले प्रकाश आपकी वायु में जा रही है और वायु से वह प्रवेश कर जा रही है किसी दूसरे माध्यम जैसे जल में या कांच में, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाती है, ठीक है, यानी अपने रास्ते से हट जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। आइए इसे हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका इस रेखा के ऊपर माध्यम है वायु और नीचे माध्यम है कांच, ठीक है। और जो प्रकाश किरण इसमें आपतित हो रही है, यानी ये किरण आपकी आपतित किरण है, ठीक है। और ये सीधे इस तरह से सीधे न जाकर थोड़ा सा अभिलंब की ओर ऐसे झुक जा रही है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये जो डॉटेड लाइन खींची गई है ये अभिलंब है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये प्रकाश किरण ऐसे सीधा न जाकर क्या हो रही है, थोड़ा सा अभिलंब के साइड में इधर झुक जा रही है, यानी अपने रास्ते से क्या हो जा रही है, हट जा रही है, ठीक है। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पे देखिए जाती अगर सीधा तो ऐसे जाती, लेकिन ये ऐसे आ जा रही है, ठीक है। तो अपने मार्ग से हट जा रही है। दूसरे वाले फिगर में भी देखेंगे हम लोग, तो जाना चाहिए इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं, ये अभिलंब से दूर हट जा रही है, थोड़ा सा ऐसे होकर जा रही है, ठीक है। तो अपने मार्ग से क्या हो रही है, हट जा रही है, विचलित हो जा रही है। तो अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब ये जान लेंगे कि देखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से सघन, यहाँ पे देखिए वायु विरल माध्यम है और कांच क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है। विरल माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम वह होता है जिसके अणु या जिसके कण या अणु पास पास होते हैं वह सघन माध्यम होगा, और जिसके दूर दूर होंगे वह विरल माध्यम, यानी वायु के अणु जो हैं वो कांच के अणुओं के तुलना में दूर दूर होंगे, ठीक है। इसलिए वायु विरल माध्यम होगा और कांच के अणु वायु के अणुओं के तुलना में पास पास होंगे, इसलिए कांच क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये जो अभिलंब है इसकी तरफ झुक जाएगी, ठीक है। और जब सघन माध्यम फिगर 2 में देखेंगे, सघन माध्यम जैसे कांच से और विरल माध्यम वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो अभिलंब है इससे दूर हट जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आने वाली किरण आपतित किरण, और जो दूसरे माध्यम में अपना रास्ता चेंज करती है किरण उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और इसमें अभिलंब का दो भाग होता है, एक भाग आपका पहले माध्यम में होता है और दूसरा भाग अभिलंब का दूसरे माध्यम में होता है, ठीक है।
तो देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है उसे आपतन कोण आई कहते हैं, ठीक है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अपवर्तन की परिभाषा समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कुछ नोट लिखा गया है, ठीक है। पहला क्या है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जो कि हमने आपको ऊपर समझाया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। ऊपर इसे भी समझाए हैं दोनों फिगर में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम सघन तथा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम विरल होता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वह माध्यम आपका सघन माध्यम होगा, ठीक है। और जिसका अपवर्तनांक कम होगा, अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, वह माध्यम आपका विरल माध्यम होगा। वो माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम होता है, ठीक है। यानी अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम सघन और कम अपवर्तनांक वाला माध्यम विरल होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी ये पहला नियम जो है अपवर्तन का, यह वही है जो परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है। तो अगर आपको परावर्तन वाला नियम याद है तो समझिए ये भी याद है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है भाई, किन्हीं दो माध्यमों तथा एक रंग के प्रकाश के लिए, क्या कहा गया है, किन्हीं दो माध्यमों यानी माध्यम दो होना चाहिए तथा एक रंग के प्रकाश के लिए, और एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए, ठीक है। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण मतलब आई और ज्या मतलब हो जाएगा साइन, यानी साइन आई, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण का मतलब हो गया आर और ज्या का मतलब साइन, यानी साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, ठीक। एक बार फिर से देखेंगे, किन्हीं दो माध्यमों तथा एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर यन, ठीक है। इस नियतांक को यन से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसे, अपवर्तन के दूसरे नियम को। ये जो अपवर्तन का हम लोग दूसरा नियम पढ़े हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इसे ही स्नेल का क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे नियतांक है, ठीक है, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं तथा यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे यन से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर यन, ठीक है। तो स्नेल का नियम अगर आपसे पूछेगा तब भी आप अपवर्तन का दूसरा नियम लिखेंगे, और अगर अपवर्तन का दूसरा नियम पूछेगा तब भी आप इसी नियम को लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपवर्तन के दोनों नियम
अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अपवर्तनांक का मतलब होता है अनुपात। अपवर्तनांक का मतलब अनुपात। अनुपात किसका अनुपात? तो किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के, ठीक है, प्रकाश के चाल के अनुपात को, प्रकाश के चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर आपको लिखना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे हम लोग ANG से। ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और ये क्या है? अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक क्या है? प्रकाश की चाल का अनुपात। ठीक है, तो देखिए, पहले वायु के सापेक्ष लिया गया है ना, तो अंश में हम लोग लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल। अंश में क्या लिखेंगे? वायु में प्रकाश की चाल। और कांच का अपवर्तनांक, तो हर में लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए, ऊपर भी प्रकाश की चाल है, नीचे भी प्रकाश की चाल है, यानी अंश में भी प्रकाश की चाल, हर में भी प्रकाश की चाल। ठीक है, अंश में भी प्रकाश की चाल और हर में भी प्रकाश का चाल। तो ये क्या है? प्रकाश के चाल का अनुपात है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान दिया जाएगा कि किस माध्यम के सापेक्ष पूछा है और किसका अपवर्तनांक। जिस माध्यम के सापेक्ष पूछेगा उसी माध्यम में प्रकाश का चाल अंश में लिखेंगे, और जिसका अपवर्तनांक पूछेगा उस माध्यम में प्रकाश का चाल जो होगा वो हर में लिखा जाएगा। ठीक है, यानी ANG बराबर, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, अगर वायु में प्रकाश की चाल C और कांच में प्रकाश की चाल V सफिक्स में G है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ANG बराबर C/VG। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आप लिख रहे हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कांच के सापेक्ष डायमंड, D मतलब डायमंड, कांच के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल बटे डायमंड में प्रकाश की चाल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अपवर्तनांक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोट, यहाँ पे जो नोट दिया गया बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है। ठीक है, तो देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखा है। ठीक है, और बराबर लिखे हैं 1/, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, यानी अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हो, ठीक है, और आप इसको अगर पलट देंगे, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक किसको, यानी इसको A को पीछे, A को, ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये 1/, करके लिखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर 1n2 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2n1। ठीक है, तो कोई भी माध्यम दिया हो आप उसको इस तरह से चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का देखिए, अगर तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और इनका गुणा करेंगे तो 1 के बराबर है। यानी इसी में देखिए ये तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो इस तरह से बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा है हम लोगों का, अगर मान लीजिए प्रकाश आपका 3 माध्यम से होकर जा रहा है, मान लीजिए वायु से गया जल में, जल से गया कांच में, और कांच से पुनः वायु में बाहर निकल जा रहा है। तो ऐसे देखिए, एक माध्यम से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, तीसरे से पुनः पहले माध्यम में अगर वापस निकल जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यहाँ बनेगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और फिर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इन सभी अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 के बराबर होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तीनों का गुणनफल 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हम 2 स्टेप में बढ़ाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या किया गया है। देखिए इसको हम पक्षांतर कर दिए हैं। ठीक है, ये जो है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको हम भेजे हैं इस साइड। तो अगले स्टेप में ये दोनों ऐसे ही लिख दिया गया है। ठीक है, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ऐसे लिख दिए। बराबर के इधर ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या किया गया है, अब देखिए इसको चेंज किए हैं। जो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, तो ए को आगे और जी को पीछे किए हैं, तो ये 1 होके लिखा जाएगा। यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, तो अब हम इसे लिख दिए हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो 1 हो गया है। ठीक है, अब इसको अगले स्टेप में इसको तिर्यक गुणा करके इधर इस साइड अंश में भेज देंगे, तो इधर केवल इतना बचेगा। यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा अंश में, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अंश में, और ये हर में पहले से ही है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये क्या बन गया, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बट्टे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, अब इसमें से 2 अपवर्तनांक आपको दे देगा और तीसरा आपसे पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।